ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया इससे पहले वाले लेक्चर में या इससे पहले वाला वीडियो जो आप देख रहे हो, तो इससे पहले जो पढ़ाया गया था बर्जीलियस हाइपोथेसिस या अवागाद्रो लॉ के एप्लीकेशन आपको पढ़ाए गए थे। तो उसके बाद जो टॉपिक आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जो मतलब इसके बाद एलिमेंट आता है, एटम आता है, मॉलिक्यूल आता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है आपके बुक में। मगर ये जो इस साल के सेशन में ये कॉन्सेप्ट हटा दिए गए हैं या ये टॉपिक हटा दिए गए क्योंकि आपका सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया है। तो उसके बाद जो टॉपिक आता है वो मोल कॉन्सेप्ट ही आता है। तो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री का वो मोल कॉन्सेप्ट ही होता है, या किसी भी तरह की केमिस्ट्री का, आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मोल एक क्वांटिटी होती है, ये यूनिट होती है। आपके पास 7 बेसिक यूनिट होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर में एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। हाँ, ये तो हम बस केवल ऐसी चीज़ बता दे रहे हैं कि मोल क्या होता है। अब मोल सचमुच में क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को अगर आपको काउंट करना है तो उसका एक तरीका होता है। किसी सब्सटेंस के नंबर को काउंट करना है तो उसका एक तरीका होता है। जैसे आपके पास कोई चीज़ 2 है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, जैसे 2 चीज़ें हैं, जैसे आप जूता खरीद रहे हैं या ग्लव्स खरीद रहे हैं या पायल खरीद रहे हैं या बाल में वो कान में पहनने वाली जो ईयरिंग है वो खरीद रहे हैं तो वो पेयर में आती है। ग्लव्स खरीद रहे हैं तो ये पेयर में आती है। तो पेयर जैसे आपने कहा तो वैसे आदमी समझ लेते हैं कि जोड़ा आपको चाहिए, मतलब 2 चीज़ें चाहिए। उसी तरह से अगर आपने 12 कहा, 12 गिव मी 12 बुक्स, तो वो सिंपली कह सकता है 1 दर्जन बुक दे दो। ठीक है, 12 सब्सटेंस अगर हैं आपके पास तो 1 दर्जन सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए तो यूज़ किया जा रहा है कि जब आपके पास 12 है तो आप दर्जन यूज़ कर लेते हैं, 2 है तो आप पेयर यूज़ कर लेते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास 6.022137, अब हम एग्जैक्ट लिख दे रहे हैं, अब इसे आप सिंपल कर लीजिएगा बाद में, 10 की पावर 23, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखते हैं तो 6.22 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इतना है, कोई चीज़ इतना है तो इसे हम, ये तो इतना बड़ा नंबर लिखा है, इसे हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 1 मोल। तो चाहे आप इतना बड़ा नंबर लिखिए, चाहे आप इस तरह से 1 मोल लिख दीजिए। ठीक है, तो 1 मोल ये हो गया। अब 1 मोल के साथ कुछ और लगा होगा, जैसे यहाँ पे 1 दर्जन, जैसे बनाना है तो बनाना लिखेंगे। ठीक है, 1 पेयर शूज़ है तो शूज़ लिखेंगे। तो पेयर से तो हमको ये पता लग गया, पेयर से तो हमको ये पता लग गया कि मतलब 2 है, और वो क्या है तो वो शूज़ लिख देंगे। यहाँ पे दर्जन से हमको क्या पता लग गया कि 12 है, और उसके बाद क्या है तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा ना, जैसे केला है तो केला लिखेंगे, आम है तो आम लिखेंगे, कुछ भी है तो उसके बारे में लिखेंगे। तो 1 मोल। अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, आयन के बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हम ज़्यादातर जानते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं, या तो आपका एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, बस ये 3 चीज़ें होती हैं, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। अब कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये मोल क्या होता है। अब थोड़ा सा इसे रिलेट करके बता देते हैं। और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी को आवागाद्रोस नंबर भी कहा जाता है, और इसका नोटेशन होता है Na। इस तरह से आवागाद्रो नंबर को दिखाया जाता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, और ज़्यादातर बुकों में जो लिखा रहता है वो आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से ही लिखा रहता है। ठीक है, तो ये कैसे पता किया गया कि ये जो नंबर है ये बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, कि इस नंबर को ऐसे क्यों ले लिया गया 1 मोल के बराबर। हम कोई बड़ा सिंपल सा नंबर इस तरह से ले सकते थे, 786 को भी 1 मोल ले सकते थे।
ठीक है, या 151 को भी 1 मोल ले सकते थे, ठीक है, या मान लीजिए 1001 को भी 1 मोल ले सकते थे। तो ऐसा क्या इस खासियत थी इस नंबर में कि इसी को अवागाद्रो नंबर या 1 मोल के बराबर लिया गया। तो बात ये आती है कि 12 ग्राम ऑफ C12 मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12, 13 और 14 रेडियो एक्टिव होती है, मगर कार्बन 12 जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, नॉर्मल एलिमेंट होता है। तो कार्बन 12 का अगर आप 12 ग्राम ले लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम जितने भी पाए जाते हैं वो बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये नंबर ऑफ एटम होते हैं एग्जैक्टली 12 ग्राम, और ये जो 12 ग्राम होता है इसी को एटॉमिक मास कहा जाता है, ठीक है। 12 ग्राम एटम का जो भी मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है, या 1 मोल एटम का मास कहा जाता है। तो इस 12 ग्राम एटम के अंदर ये इतने पाए जाते हैं, इतने एटम पाए जाते हैं। ये हमको कैसे पता लगा कि इतने एटम पाए जाते हैं? अब 12 ग्राम मान लीजिए, या 12 ही ग्राम में कैसे पाए जाते हैं? तो मास ऑफ एटम, मास ऑफ कार्बन एटम हमने स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला, स्पेक्ट्रोमीटर से। तो एक कार्बन एटम का जो मास है हमने स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला और उसे 12 ग्राम से डिवाइड किया, 12 ग्राम से डिवाइड किया, तो ये नंबर आता है। एक का मास निकाला और उसे 12 ग्राम से डिवाइड कर दिया। एक कार्बन का मास निकाला और उसे हमने 12 ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो जो एक कार्बन एटम का मास होता है वो हम लिख दे रहे हैं आपका 1.99264 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम पर एटम, ठीक है। तो ये एक कार्बन का मास है, 23 लिखा हुआ है, 23। तो ये एक कार्बन का मास है। अब ये 12 ग्राम से आपने डिवाइड किया, 12 ग्राम मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो अगर किसी भी एटम का जो भी मास होता है उसे अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, या 1 मोल एटम का मास होता है। तो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पाया गया, मतलब जितने नंबर पाए गए, इस 12 ग्राम को, अगर 12 ग्राम को आप, ये 12 ग्राम है और इसको ये भी तो ग्राम में ही है, तो ये 12 ग्राम को आपको इससे डिवाइड कर देते हैं तो जो भी नंबर आता है वो यही नंबर आता है। तो इसी से हमको अवागाद्रो नंबर पता लगा था, ठीक है। तो अवागाद्रो नंबर क्या होता है, कहाँ से आया, ये हमको पता लग गया। अब अवागाद्रो नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है तो ये भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, या मोल कॉन्सेप्ट का क्या बहुत इंपॉर्टेंस है इसे भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल अगर कोई एटम है तो ये उसके ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एटम है, 1 मोल एटम है, मान लेते हैं आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास जो कितना होता है, जैसे आप लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ा ही होगा, तो ये 1 AMU होता है, AMU। और इसी को हमने ग्राम में लिख देते हैं। AMU क्या होता है ये आपको मालूम है, एटॉमिक मास यूनिट होती है 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का जो भी मास होता है उसका 1/12वां भाग जो होता है वही AMU या एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो अगर ये तो AMU में होता है एक हाइड्रोजन एटम का मास, और इसी को हम ग्राम में लिख देते हैं, ये 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिख देते हैं तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर कोई एटम है तो वो 1 मोल एटम कंटेन करता है। एक चीज़ आपको पता लग गया, ये एटम के साथ है। और अगर यहीं पे एटम की जगह मॉलिक्यूल लिखा होता, 1 मोल मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास HCl है,
HCl एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल लिखा है तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 36.5 आएगा। तो अगर 36.5 ग्राम आपके पास HCl है तो इसका मतलब आपके पास कितने मोल HCl है? 1 मोल HCl है, ठीक है। तो ये मास का मोल से रिलेशन आपका चल रहा है। तो ये एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। एटम जानते थे आप, मॉलिक्यूल जानते थे। अब उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आयन। तो फॉर्मूला मास जो होता है, जैसे आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपसे कहा जाए Na एग्जिस्ट कर रहा है, तो Na एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, कोई ऐसा रहेगा जब वो उस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तभी Na एग्जिस्ट करेगा। तो Na तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके पास Cl माइनस हो या कोई और माइनस हो, इस तरह से F माइनस हो, Br माइनस हो, कोई इस तरह का माइनस हो जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तर रहे। तो आयनिक कंपाउंड जैसे आपके पास NaCl है, तो भैया ना ही ये एटम है ना ही ये मॉलिक्यूल है, ये आपका आयन है। तो ये Na+ और Cl- हमेशा ही रहता है। तो इसे फार्मूला यूनिट कहा जाती है। तो फार्मूला यूनिट के साथ ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम फार्मूला यूनिट। तो जो भी इसका फार्मूला मास क्या लिख देते हैं, ग्राम फार्मूला मास, यूनिट लिख दीजिए चाहे मास लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास है, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ पे ग्राम फार्मूला मास है। तो NaCl में जैसे आपको मालूम है कि सोडियम के लिए 23 होता है और क्लोरीन के लिए 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम। तो अगर आपके पास 58 ग्राम 0.5 NaCl है तो इसका मतलब आपके पास 1 मोल NaCl है। अब 1 मोल NaCl में आपके पास 1 मोल NaCl में 1 मोल Na+ भी होगा, आयन, 1 मोल Na+ आयन होगा और 1 मोल Cl- आयन भी होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्राम फार्मूला मास कितने होंगे, मतलब 58.5 ग्राम अगर आपके पास NaCl है तो उसमें फार्मूला मास कितना होगा या फार्मूला यूनिट कितनी होगी, तो आप बता देंगे सिंपली 1 मोल होगा, 6.022 × 10⁻23 होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कितने आयन होंगे तो सिंपली है 1 मोल Na+ आयन होंगे, 1 मोल Cl- आयन होंगे, और टोटल नंबर ऑफ आयन पूछा जाए तो 2 × Na, आवागाद्रो नंबर। तो ये आपको अभी तक तो मास से आपको मोल का रिलेशन या मोल से आपको मास का रिलेशन, ठीक है, मोल से आपको मास का रिलेशन, मोल से आपको मास का रिलेशन पता लगा। अब दूसरी जो रिलेशन है मोल से आपको वॉल्यूम की रिलेशन बता देते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, तो 1 मोल आपके पास कोई भी गैस हो एट STP या NTP लिख देते हैं, NTP ये समझ लीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर आपके पास 1 मोल कोई गैस होती है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। तो लीटर को आप समझते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 ml और 1 ml बराबर 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर आपके पास 22.4 लीटर है तो इसे आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर को सिंपली आप लिख सकते हैं 2400 सेंटीमीटर क्यूब या 2400 ml, ठीक है। तो इतने ml अगर आपके पास कोई गैस है एट STP तो उसका वो कितनी होगी, वो तो 1 मोल के बराबर होगी। उसका मास आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह से दिया है 1200, इस तरह से दिया है इतनी ml गैस है तो उसका मास कितना होगा, तो आप मास बता सकते हैं क्योंकि इतने ml का आपको मास पता है। मान लेते हैं इतने ml का मास आपको 44 ग्राम पता है,
तो इतनी ml का मास अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे सिंपली 22 ग्राम होगा। मगर प्रोवाइडेड दैट गैसेस आर एट STP या NTP 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बस इसमें थोड़ा सा प्रोवाइडेड दैट ये होना चाहिए कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यही है आपका मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं। कभी आप कोई सब्सटेंस दिया रहता है, उसमें आपसे कह देते हैं 5 ग्राम, मान लीजिए आपके पास CO2 है और 5 ग्राम CO2 है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यही करवा देते हैं। तो मान लीजिए आपसे कहा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हम केवल एक एग्जाम्पल के बता रहे हैं। ऐसे इससे बहुत हाई फाई क्वेश्चन या बहुत लो लेवल के क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास 5 ग्राम CO2 है, ठीक है, 5 ग्राम CO2 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो हमको मालूम है कि 44 ग्राम अगर CO2 होती तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते बराबर अवागाद्रो नंबर के 1 मोल होते, 1 मोल मॉलिक्यूल होते तो यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते, ठीक है। तो ये कब होते, जब 44 ग्राम होता और 5 ग्राम है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 44 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि 5 ग्राम अगर होता तो उसमें 5 ग्राम अगर CO2 होती तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ग्राम CO2 होते तो उसके अंदर कितने एटम होते, तो CO2 के अंदर कितने एटम है, 3 है। तो जितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 है। तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल होते और इसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो नंबर ऑफ एटम पता लग जाते आपको, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल आते हैं 5 ग्राम में, और उसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने एटम आते हैं 5 ग्राम में, वो भी आपको पता लग जाता। तो यही है आपका मूल कॉन्सेप्ट। ये बहुत जगह बहुत तरीके से लगता है। यहाँ पे तो हमने आपको एक मास दिया है और उसका मॉलिक्यूल एटम पता करने के लिए है, ठीक है। उसी तरह से आपको मास दिया रहेगा, उसका वॉल्यूम पता करने के लिए कहा जाएगा। मगर मास और वॉल्यूम की जब भी रिलेशन आएगी या मोल और वॉल्यूम की जब भी रिलेशन आएगी तो उसमें प्रोवाइडेड रहेगा एट STP पे नहीं प्रोवाइडेड है तो आप उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मूल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत तरह के न्यूमेरिकल हैं और ठीक है। तो इसका आगे इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे, जो भी पार्ट का वीडियो बनाएंगे तो वो होगा परसेंटेज कंपोजिशन और उसके बाद इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसी के साथ उसी टॉपिक में हो सकता है तो स्टीचियोमेट्री भी ले आए। तो ये 3 टॉपिक अभी और बचे हैं आपके पास, परसेंटेज कंपोजिशन, इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टीचियोमेट्री। तो ये तीनों से सवाल भी बनते हैं। उसके बाद हाँ, एक टॉपिक और है जो अभी नए सिलेबस में आपका इंक्लूड कर दिया गया है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को भी पढ़ाएंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सेपरेट वीडियो होगा और ये बाकी जो 3 चीज़ें बची हैं इनको हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। स्टीचियोमेट्री, इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को देखिए, अगर कोई परेशानी हो तो आप पूछिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।